हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन की डीपीपी नंबर 08 का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले बच्चों मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके जो डीपीपी नंबर 07 के जो भी डाउट्स हैं जो आपने कमेंट्स में लिखे हुए हैं वो मैंने एट द एंड ऑफ दिस डीपीपी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। और दूसरा उसका जो मेन था कंसर्न दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है दैट इज बी 9.8 न्यूटन, वो करेक्ट आंसर है जो मैंने अपडेट करा दिया है और सॉल्यूशन में एक्चुअली मैंने अपडेटेड किया है। क्लियर है? तो उसका करेक्ट आंसर बी ही है, ठीक है। और बाकी जो डाउट्स हैं वो मैंने इस डीपीपी के एंड में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में वो देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पहले सवाल से। What is the acceleration of the block and trolley system shown in figure if the coefficient of friction between the trolley and the surface is 0.04? What is the tension in the string? ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है बेटा? एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है। क्लियर है? फ्री बॉडी से शुरू करते हैं। इसका थोड़ा सरफेस बेटा बड़ा कर देते हैं और यहां लिख देते हैं। इसमें बेटा बता दिया है कि मोशन तो हो ही रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि उसने वर्ड यूज किया है काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो म्यू के की वैल्यू है 0.04, ठीक है। अब फ्री बॉडी की डायग्राम बनाते हैं। क्या बेटा, ये 3 किलो वाला डब्बा जो नीचे फोर्स लगाएगा दैट इज एम जी, तो 30 इंटू जी की वैल्यू 10, तो 30 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? टेंशन इस डायरेक्शन में, और इस रूप में टेंशन बेटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये ब्लॉक नीचे की तरफ mg लगाएगा दैट इज 200 न्यूटन। ऊपर क्या आ जाएगा? नॉर्मल n। क्लियर है? अब यहां पे अगर हम लोग फोर्स देखें कि अगर मान लो यहां पे ये एक्सेलरेशन a हो रहा होगा और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आगे की तरफ a हो रहा होगा, तो हम देखते हैं फ्रिक्शन कितना आएगा। ऐसा तो नहीं कि फ्रिक्शन इस ब्लॉक को रोक रहा है, एफ की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? एफ के इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू के कितना है? 0.04 इंटू नॉर्मल कितना है? 200, ठीक है बेटा। ये जो पॉइंट है इससे ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 इंटू 2 दैट इज 8 न्यूटन। तो फ्रिक्शन जो हमारा लग रहा है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज 8 न्यूटन। क्लियर है? अब बेटा इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन कैसे लिखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन क्या इसके साथ आ जाएगी? दैट इज 30 माइनस टी इक्वल्स टू 3a। और इसकी बेटा अगर इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 8 इक्वल्स टू 20 इंटू a। यहां से t से t कैंसिल आउट। 30 माइनस 8 दैट इज 22 इक्वल्स टू 23 इंटू a की वैल्यू जो आएगी दैट इज 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा आपका आंसर है। और ये पता एक बार में भी आप निकाल सकते थे। कैसे? पुराना वाला फंडा याद करो। मैंने क्या बताया? एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट फोर्स देखो। क्या बेटा ये जो 30 न्यूटन है ये ले जाने वाली फोर्स है और ये 8 न्यूटन क्या रेजिस्टिंग फोर्स है, और ये टी और टी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक्शन रिएक्शन है। तो क्या लिख सकता हूं? 30 माइनस 8 अपॉन नीचे क्या आता है बेटा? टोटल मास, तो 20 प्लस 3 दैट इज 23। तो एक लाइन में आ जाता आपका 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब दोनों तरीके से देख लो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। 30 माइनस टी बराबर 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 22/23। तो ये हो जाएगा 30 बेटा, ये इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 22 दैट इज 66/23 इक्वल्स टू टी के बराबर। बेटा 23 का इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 690 माइनस 66/23 इक्वल्स टू टी। तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 27.13 न्यूटन।
क्लियर है? तो बेटा ये आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। एक्सेलरेशन आ रहा है 22/23 और टेंशन आ रहा है 27.13 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंक्लाइन प्लेन इज मूव्ड टुवर्ड्स राइट with an acceleration of 5 meter per second square as shown in figure. Find force in Newton which block of mass 5 kg exert on the plane. बेटा exerted force पूछ रहा है 5 kg वाले डब्बे ने जो इंक्लाइंड प्लेन पे लगाया। तो बेटा ब्लॉक कौन सा फोर्स लगाएगा? नॉर्मल फोर्स लगाएगा इंक्लाइंड प्लेन पे। मतलब ये जो बेटा आपका इंक्लाइंड प्लेन है इस पे ये आपको नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बतानी है। क्लियर है कि ये कितनी होगी? सबसे पहले बेटा इसके हम क्या करेंगे? कंपोनेंट करेंगे। अच्छा ये 5 kg वाला नीचे mg लगाएगा और इस डायरेक्शन में बेटा इसकी एक फोर्स होगी दैट इज mg sin 37 और एक बेटा फोर्स इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी दैट इज mg cos 37 और ये एंगल कितना बन रहा होगा? 37। क्लियर? क्योंकि बेटा ये जो ब्लॉक है ये आगे की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो क्या इसके ऊपर एक हमारी सीडो फोर्स लगेगी? क्योंकि बेटा ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। कहाँ की तरफ? पीछे की तरफ, जो किसके बराबर होगी? मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। क्लियर है? और अच्छा ये देखो ये टोटल एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये अगर 37 है तो ये एंगल कितना होगा? 53 हो जाएगा। तो इसके भी बेटा दो कंपोनेंट होंगे, एक सेम इस डायरेक्शन में होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट इज एम ए cos 53 और एक बेटा इस डायरेक्शन में आएगा दैट इज एम ए साइन 53। क्लियर है? आपको नॉर्मल पूछा है तो बेटा नॉर्मल किसके बराबर है? इन दोनों फोर्सेस के बराबर है। तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? mg cos 53 mg 37 mg cos 37 प्लस ma cos 53। क्लियर है? तो n बराबर मास कितना है बेटा? 5, g कितना है? 10, cos 53 की वैल्यू निकालोगे तो दिस इज 4/5 प्लस m कितना है? 5, एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 5 इंटू cos 53 की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ठीक है सर, ये कैसे निकाला? बेटा याद करो ये वाला ट्राइंगल आपको सिखाया है। ये एंगल आपका कितना होता है? अगर ये मैं 37 मान लूं तो छोटे के सामने छोटा, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और ये कितना? ये 37, ये 90, तो ये कितना आ जाएगा? 53। क्लियर है? तो यहां से देख सकते हो cos 37 कितना आएगा? 4/5 और cos 53 कितना आएगा? 3/5। ठीक है, तो यहां से हमने सॉल्व कर दिया। बेटा 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, ये वाले 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट हो गया। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 10 दैट इज 40 प्लस 5 इंटू 3 50, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 55 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एलिवेटर शोन इन फिगर इज डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ आ रहा है विद अ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ ए इज 0.5 kg। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी। ए ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लगा रहा होगा ये निकालना है। हमें पता है बेटा अगर ये नीचे जा रहा होगा, एक तो इसका mg नीचे आ रहा होगा, क्लियर है, और ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। और आपको बताया है कि जब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता है तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा? ma।
तो इक्वेशन क्या लिखोगे, n प्लस एम ए इक्वल्स टू एम जी, तो n इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, तो n कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा g माइनस ए, तो n कितना दिया गया है, दिस इज 0.5, g 10 है, a कितना है बेटा 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.5 इंटू 8 दैट इज 4 न्यूटन। बेटा 4 न्यूटन मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं किस पे, बी ब्लॉक पे, क्लियर है। और आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी पता है क्या, n इक्वल्स टू एम जी माइनस ए, जब हमारी लिफ्ट कहां जाती है, नीचे की तरफ जाती है, एपरेंट वेट वाला कॉन्सेप्ट याद करो, क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन अ बस मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, pseudo force acting on a block as seen by the man on the ground। बेटा ये आपकी बस है, ठीक है, ये बस है आपकी, ठीक है। और बेटा ये बस जो है ये आपकी मूव कर रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मान लीजिए, विथ अ वेलोसिटी v, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन है इसके पास, कितना एक्सेलरेशन है बेटा, a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे बेटा एक सरफेस पे क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, ये आप ब्लॉक मान लीजिए जिसका मास क्या है, m है, ठीक है। और ग्राउंड पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, ये आदमी बेटा जब इस ब्लॉक को देखेगा, ये खुद कहां खड़ा हुआ है बेटा, ग्राउंड पे। अगर बेटा ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो इसका फ्रेम कैसा है, इनर्शियल फ्रेम है, और इनर्शियल फ्रेम में ये जब इस ब्लॉक को देखेगा, इस डब्बे को देखेगा, तो बेटा इस डब्बे पे किसी भी प्रकार की सीडो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ये आदमी जो कहां खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे, कहां खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे, तो फोर्स कौन सी बेटा, सीडो फोर्स, तो यहां पे लिख देता हूं सीडो फोर्स, जो ये आदमी देख रहा होगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा, क्योंकि ये खुद कहां खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे। सीडो फोर्स आप कब फील करते हो या कब महसूस करते हो, आप बेटा सीडो फोर्स तभी देख सकते हो, फील कर सकते हो जब आप खुद एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठे होगे। तो अभी क्या ये आदमी, क्या ये आपका ऑब्जर्वर खुद क्या एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा हुआ है, क्या नहीं बैठा हुआ है, ये कहां खड़ा हुआ है, ग्राउंड में, तो इसके लिए सीडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। सीडो फोर्स आप कब एक्सपीरियंस करते हो, आप सीडो फोर्स सिर्फ और सिर्फ तब एक्सपीरियंस करोगे जब खुद आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठोगे, जब आपका खुद का फ्रेम कैसा होगा बेटा, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, क्लियर है कि नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि जब ये आदमी इस डब्बे को देखेगा तो हमारी सीडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्लियर है कि नहीं है। अगर कोई इंसान यहां बैठा रहता और इसे अगर हम ऑब्जर्वर लेते कि जो बस में बैठा हुआ है, तो बेटा सीडो फोर्स एक्सपीरियंस करता, जो किसके बराबर होता, m इंटू ए के बराबर होता, जहां पे मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो m इंटू ए कितना हो जाता बेटा 10 न्यूटन, क्लियर है कि नहीं है। तो इसका मतलब हमारा 0 वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। अगर बस में बैठे होते तो आप 10 न्यूटन बोलते सीडो फोर्स की वैल्यू, क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री रफ इंक्लाइन, if the coefficient of friction is 0.5 then the retardation of the block is, clear। बेटा प्रोजेक्ट जो किया गया है वो आप प्रोजेक्टाइल मोशन वाला प्रोजेक्टाइल मत समझिए, क्लियर है। प्रोजेक्ट मतलब इस डायरेक्शन में उसे फेंका गया है,
प्रोजेक्शन का यहां पे सिर्फ ये मतलब है बेटा कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बता रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया और बॉल हवा में है, तो सर अगर बॉल हवा में है तो फ्रिक्शन कैसे लग सकता है? नहीं, प्रोजेक्टेड का मतलब है बस डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताना चाह रहा है कि अगर मेरा ये सरफेस है जो कि इंक्लाइन कितने पे है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो प्रोजेक्शन का मतलब है कि ये बॉल का डायरेक्शन इधर पे है जाने का। क्लियर है कि नहीं? वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा है आपको बेसिकली, ये v की, कि मोशन इस डायरेक्शन में करने वाला है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ऐसा मत मानना कि हमारी ये बॉल है और इसको हमने फेंक दिया है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रहा है। अब ध्यान से सुनो, क्या बेटा अगर इसका मास मैं m ले लेता हूं तो नीचे की तरफ बेटा जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा इसके पास, ठीक है, क्या वो g साइन थीटा के बराबर होगा? क्लियर है? और क्योंकि ये बेटा मोशन की डायरेक्शन भी कहां की तरफ है, नीचे की तरफ है, यहां पे मास दिया नहीं है तो अपन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g साइन थीटा ही लिख लेते हैं, वरना mg लेते हैं, फोर्स लेते हैं। तो अगर बेटा ये मोशन ऊपर की तरफ कर रहा है तो इसमें फ्रिक्शन भी कहां लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, म्यू इंटू जी इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री, मतलब थीटा तो ये दिया गया। क्लियर है? और आप जानते हो कि अप द इंक्लाइन प्लेन पे, कहां पे बेटा, अप द इंक्लाइन प्लेन पे, अप द इंक्लाइन प्लेन पे आपका जो एक्सेलरेशन रहता है, ठीक है, जो किसकी तरह काम कर रहा है बेटा, रिटार्डेशन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका डायरेक्शन नीचे है, उसकी वैल्यू क्या होती है, जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू जी कॉस थीटा। बस यही तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है। बस इसको रिटार्डेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है और आपका जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो कहां की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। तो ए कितना आ जाएगा बेटा, जी साइन थीटा, मतलब साइन 45, म्यू की वैल्यू बेटा 0.5 है, कैसे 1/2 लिख सकता हूं, इंटू जी इंटू कॉस थीटा, थीटा मतलब 45 डिग्री। तो ए इक्वल्स टू बेटा जी कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या आ जाएगा बेटा, इधर क्या होगा 1/√2 प्लस 1/2 इंटू जी इंटू 1/√2। क्लियर है? तो ए इक्वल्स टू जी कॉमन ले लो आप और √2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर 1 प्लस 1/2, बेटा इसका एलसीएम लोगे तो g अपॉन √2, अंदर एलसीएम आ जाएगा 3/2 और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू जी अपॉन 2√2। ये आ गई वैल्यू आपके एक्सेलरेशन की, जो किसका काम कर रहा है, रिटार्डेशन का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है बेटा, अ ब्लॉक बी इज पुश्ड मोमेंटरली along a horizontal surface with an initial velocity v. If mu is the coefficient of sliding friction between b and the surface block b, between b and the surface block b, will it come to rest after time? t कैलकुलेट करना है, कितनी देर बाद ये डब्बा रुक जाएगा। रुक क्यों रहा है, क्योंकि बेटा इधर पे इस सरफेस पे क्या है, रफनेस है, रफनेस है तो बेटा फ्रिक्शन लगेगा कहां की तरफ, F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन के बराबर। क्लियर है? अगर इसका बेटा मास मैं m मान लेता हूं और नीचे क्या लग रहा होगा, mg, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, ठीक है। तो अगर यहां से बेटा यही फोर्स इसको क्या प्रोवाइड करवा रहा है बेटा, रिटार्डेशन। रुक क्यों रहा है, इस फ्रिक्शन की वजह से ना। तो यही फ्रिक्शन इसको रिटार्डेशन प्रोवाइड करवा रहा है। रिटार्डेशन,
कौन प्रोवाइड करवा रहा है? ये फ्रिक्शन। तो यहां से बेटा ये फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा? म्यू इंटू एन के बराबर, और यही किसके बराबर हो जाएगा बेटा? एम इंटू ए के बराबर। तो म्यू इक्वल्स टू नॉर्मल किसके बराबर है? एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो इससे ये कट गया, ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा? म्यू इंटू जी। और ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी है? पीछे। या आप इसको बोल भी सकते हो कि ये कैसा मोशन है? रिटार्डेशन वाला। क्लियर है? अब आपको टाइम कैलकुलेट करना है। क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी होता है? जहां पे बेटा फाइनली उसने बताया है कि ब्लॉक क्या हो गया? रुक गया है, कम्स टू रेस्ट। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। जीरो इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है? v। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? पीछे की डायरेक्शन में तो माइनस ए की जगह आ जाएगा म्यू इंटू जी इंटू टी। v को इधर लेके आओ तो माइनस वी इक्वल्स टू माइनस म्यू जी इंटू टी। माइनस से बेटा माइनस गुजर गए, v अपॉन म्यू जी इक्वल्स टू टी। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो आपका आंसर यहां पे बेटा ऑप्शन नंबर ए, v अपॉन जी म्यू के बराबर आ जाएगा t की वैल्यू। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अ ब्लॉक हैज बीन प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, द स्लोप of angle is theta of the plane in such that the block slide down the plane at a constant speed. constant speed का मतलब क्या है बेटा? acceleration आपका क्या है? जीरो। the coefficient of kinetic friction mu k की वैल्यू बतानी है। ये एंगल क्या दिया गया है? थीटा। क्लियर है? तो नीचे की तरफ बेटा वेलोसिटी कैसी दी गई है? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है बेटा? आपकी एम जी साइन थीटा। और जब ये मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, क्योंकि स्लाइडिंग डाउन बोला गया है प्लेन में, तो बेटा पीछे की तरफ फ्रिक्शन की फोर्स F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन के बराबर होगा। और यहाँ पे N फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। और n की वैल्यू होगी mg cos थीटा के बराबर, क्योंकि ये मोशन कर रहा है। ये होगा आपका mg, और ये क्या होगा बेटा आपका? mg cos थीटा। और ये एंगल क्या दिया गया है? थीटा। और ऊपर क्या है बेटा? नॉर्मल n। क्लियर? तो म्यू mg cos थीटा के बराबर। अब कांस्टेंट फोर्स है, मतलब पीछे वाली फोर्स क्या बेटा? आगे वाली फोर्स के बराबर होगी। तो मैं लिख सकता हूं mg sin थीटा बराबर होगा म्यू इंटू एन की वैल्यू कितनी है बेटा? एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और मूव कर रहा है तो ये म्यू के लिख देते हैं। तो एम जी से बेटा एम जी कैंसिल आउट हो गए, क्या आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू के। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू इंटू के। क्लियर है? तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन वेट 80 kg, he stands on a weighing scale in a lift which is moving upward with a uniform acceleration of 5 meter per second square. What would be the reading on the scale? बेटा आपकी ये लिफ्ट है, कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना गया है? एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये आपकी बेटा वेइंग मशीन है, और ये आपका आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, अब बेटा इसका मास कितना? देखो ऊपर जा रहा होता है तो हमें पता है कि नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एम जी प्लस एम ए। एम जी प्लस एम ए। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा? नॉर्मल की। और नॉर्मली वेइंग मशीन बता रहा है तो एन इक्वल्स टू एम कॉमन, जी प्लस ए के बराबर हो जाएगा। मास कितना है बेटा? 80, जी की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन की कितनी है बेटा? 5 है। तो यहाँ पे 80
इंटू 15 हो जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 120, तो 1200 न्यूटन आ जाएगा आपकी रीडिंग। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आपको बताया गया है कि बेटा नॉर्मल ऊपर, अगर एक्सेलरेशन भी बेटा ऊपर होता है, ये क्या है mg, अगर एक्सेलरेशन ऊपर होता है तो सीडो फोर्स कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ, जो क्या हो जाएगा na, तो n की वैल्यू आती है mg प्लस a। क्लियर है ना अपेरेंट वेट वाला फंडा? ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ कार्ट ऑफ मास m हैज अ ब्लॉक मास m, एक बड़ा m है एक छोटा m, attached to it as shown in figure, the coefficient of friction between the block and the cart is mu। बेटा ये वाले सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया गया है, mu। The minimum acceleration of the cart so that block m does not fall। पहले तो ये देखो ये फॉल कर क्यों रहा है, mg की वजह से। तो कोई एक ऐसा फोर्स आ जाए तो जो इस mg को संभाल ले तो ये डब्बा नहीं गिरेगा, तो वो फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा बेटा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा F। क्लियर है? और फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू इंटू एन। तो यहां पे लिख सकता हूं, अगर mg फ्रिक्शन के बराबर हो जाए और म्यू इंटू एन के बराबर हो जाए तो ये डब्बा नहीं गिरेगा, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो गई। अब यहाँ पे ये n कौन प्रोवाइड करेगा, बात ये आती है। तो देखो ध्यान से, क्या बेटा इस कार्ट के पास ये एक्सेलरेशन दिया, ये एक्सेलरेशन के वजह से बेटा इस ब्लॉक पे एक सीडो फोर्स की वैल्यू जो m इंटू ए पीछे की तरफ आएगी, और बेटा जो m इंटू ए लिख रहा हूं वो स्मॉल m लिख रहा हूं। क्लियर है? तो स्मॉल m इंटू ए, क्योंकि बेटा इसी का फ्री बॉडी डायग्राम है, तो सीडो फोर्स किस पे देख रहे हैं, स्मॉल m पे, तो उसी का मास आएगा, मास ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है? और ये सरफेस दबेगी, अगर ये सरफेस दबेगी तो ये क्या लगाएगी बेटा, नॉर्मल लगाएगी। तो यहां पे नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, m इंटू ए के बराबर हो जाएगी। वैल्यू पुट कर दो, तो mg इक्वल्स टू म्यू इंटू एम इंटू ए, m से m गुजर गए, a की वैल्यू आ गई g बटे म्यू, तो g अपॉन म्यू, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है, अ ब्लॉक ए ऑफ मास 1 kg इज इन कांटेक्ट विद द वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन के कांटेक्ट में है। इफ प्लेट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द एक्सेलरेशन ऑफ ए नॉट, द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द प्लेन, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.5, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए नॉट। ए नॉट की मिनिमम वैल्यू बतानी है। आप बेटा अगर चाहे तो डायरेक्ट जो पिछला रिजल्ट देखा है उसकी वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ए हमने निकाला है g अपॉन म्यू, तो a की वैल्यू g कितना है 10, म्यू कितना है 0.5, ये हटा ये 0 आया, कितना आ गया 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमारा आंसर है। क्लियर है? और अगर किसी को याद नहीं रखना, क्लियर है, तो वो सीधे सॉल्व भी कर सकता है। क्या कि बेटा ये नीचे जा रहा होगा, क्लियर है, मास है 1 kg, तो नीचे का फोर्स कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। क्लियर है? ऊपर क्या लग रहा होगा बेटा, इसको अगर बैलेंस करना है तो ऊपर लग रहा होगा फ्रिक्शन। ठीक है? और ये जब फ्रेम आगे की तरफ जा रहा है तो बेटा इस फ्रेम के ऊपर एक सीडो फोर्स लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर, जो किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू ए नॉट के बराबर हो जाएगा। और ये क्या प्रोवाइड करेगा ब्लॉक, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो एक नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, जहां पे नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, m इंटू ए नॉट। तो n इक्वल्स टू मास कितना है 1, तो इंटू ए नॉट। और ऊपर अगर देखोगे तो फ्रिक्शन बेटा नीचे वाली फोर्स के बराबर है, तो F इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो म्यू को क्या लिख सकते हो बेटा, म्यू F को म्यू इंटू एन इक्वल्स टू 10 इंटू 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, म्यू की वैल्यू दी गई है 0.5, एन कितना है ए नॉट के बराबर है इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो ए नॉट की वैल्यू आ गई 10 अपॉन 0.5, इससे ये गया 5 से ये 20 बार, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर है। क्लियर? तो अगर ये ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं जहां पे फ्रेम ए एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हो। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ चलें बेटा हम लोग। बेटा अगला सवाल कह रहा है, इफ ट्रॉली एक्सेलरेट हॉरिजॉन्टली
with the acceleration a, then bob is displaced backward with its initial vertical position. The angular deflection of the bob is in equilibrium. ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा ये निकालना है थीटा। देखो, एक तो अपन ये देख सकते हैं बेटा कि बॉब में नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा, अगर ये इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है तो नीचे की तरफ लग रहा होगा बेटा एक mg, ठीक है, और सीडो फोर्स के कारण बेटा पीछे क्या लग रहा होगा, m इंटू ए लग रहा होगा। क्लियर है? तो नेट फोर्स क्या बेटा इस डायरेक्शन में कुछ आ रही होगी और ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, क्या बेटा इसको जोड़ करके क्या मैं एक ट्राइंगल बना लूं, जहां पे मैं लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, क्या बेटा ये वाली साइड परपेंडिकुलर के बराबर है जो ma के बराबर है, तो यहां पे लिख दूंगा m इंटू ए, और बेस क्या हो जाएगा, ये वाला साइड बेस हो जाएगा जो किसके बराबर है, mg। तो m से m गुजर गए, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ a अपॉन g। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और आप तो बिना देखे भी कर सकते हो बेटा। अपन जब भी अपन एंगल की बात आती है, रेशियो की बात आती है या स्लोप की बात आती है, हम tan थीटा को ही याद करते हैं। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a weighing machine in an elevator if the elevator is retarding upwards, ठीक है, by meter per second square, a meter per second square, the reading in the weighing machine in kgf, kgf में निकालना है, ये याद रखना। बेटा ये सिचुएशन बन जाएगी, ये आपका मास m है बेटा, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां है, ऊपर है। मतलब ये क्या बता रहा है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, पर क्योंकि ऊपर जाते जाते ये रुक रही है, रिटार्डिंग हो रही है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन कहां लग रहा होगा, वो नीचे की तरफ लग रहा होगा। क्लियर है? तभी तो ये रुकेगा जब डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। जब ये दोनों चीज बेटा अपोजिट होंगी तभी तो रिटार्डेशन मोशन बन सकता है, अदरवाइज थोड़ी बनेगा। क्लियर है? तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा, mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल n। ठीक है, और बेटा अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ma। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, n प्लस ma इक्वल्स टू mg के बराबर। तो n इक्वल्स टू mg माइनस ma, और बेटा kgf में निकालना है, ग्रेविटेशन फोर्स में निकालना है, तो हर किसी का डिवाइड मैं g से कर दूं। तो यहां पे n इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय g माइनस ma डिवाइडेड बाय g। बेटा ये g से ये g कैंसिल आउट हो गए, तो n कितना आ जाएगा, m कॉमन ले लो, क्या बचा 1 माइनस m कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा a और नीचे क्या बचा g। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। A small metallic sphere of mass m is suspended by a ceiling of a car accelerated on a horizontal road with a constant acceleration a. If the tension in the string attached to the metallic sphere is, टेंशन निकालना है बेटा। मान लीजिए कि आपका सरफेस है जहां पे कार मूव हो रही है, ठीक है, और ये बेटा आपका एक स्फीयर है जिसकी इनिशियल पोजीशन ये है। अब जब बेटा ये कार एक कांस्टेंट a एक्सेलरेशन से चल रही है, कांस्टेंट, तो इसके ऊपर एक सीडो फोर्स आएगा। क्लियर है कि नहीं है? वो कहां की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। ठीक है, और इसको फाइनली
कुछ ऐसी पोजीशन पे ले आएगा और ये एंगल क्या आ जाएगा बेटा, थीटा, जैसा कि हमारे पिछले सवाल में हुआ था। तो यहां पे क्या फोर्स आ रहा है बेटा, M इंटू ए सीडो फोर्स। नीचे कौन सा फोर्स आ रहा है बेटा, M इंटू जी। और ये कौन सा है बेटा, ये आपका टेंशन है। ये आपका क्या है, टेंशन। क्या बेटा, टेंशन फोर्स MA और MG के रिजल्टेंट मतलब F नेट के बराबर होगा, हाँ या ना। और अगर इसका F नेट फोर्स देखोगे, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर, और उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ M स्क्वायर G स्क्वायर प्लस M स्क्वायर A स्क्वायर। जहां पे बेटा M स्क्वायर दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा। तो F नेट जो कि टेंशन के बराबर है, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, M अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर। क्लियर है, ये आपकी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ थीफ स्टोल अ बॉक्स फुल ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल्स ऑफ वेट W while carrying it on his back. He jumped down the wall of height h from the ground. Before he reaches the ground, he experienced a load of, मान लो बेटा ये आपका सरफेस है जहां पे थीफ दौड़ रहा है, और ये h हाइट है, स्मॉल h हाइट, जहां पे ये जंप करेगा और नीचे आ जाएगा। बेटा ये थीफ अभी इस पोजीशन पे दौड़ रहा है और इसके पीछे ये वैल्यूएबल आइटम है जिसका वेट कितना दिया गया है, W। ठीक है, जैसे ही बेटा ये दौड़ते 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 इधर आएगा और ये जंप करेगा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है बेटा, जंप। ठीक है, अब ये जंप कर रहा है तो ये नीचे कितने से जा रहा है बेटा, एक्सेलरेशन इसका g के बराबर है। क्लियर है, और ये जो वेट टंगा हुआ है इसके पीछे, ये नीचे की तरफ वेट तो इसका W दिया गया और ये इसके M इंटू जी के बराबर होगा। और जैसे ही बेटा ये नीचे कूदेगा, क्या बेटा इसके ऊपर एक सीडो फोर्स लगेगी। क्लियर है, जो इसके मास के बराबर होगा और एक्सेलरेशन क्या ए के बराबर होगा, और यहाँ पे ए किसके बराबर है, जी के बराबर है। तो मतलब ऊपर भी बेटा mg लग रहा है और नीचे भी क्या लग रहा है, mg लग रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है। तो जब बिफोर टचिंग द ग्राउंड ये जो वेट एक्सपीरियंस कर रहा है जब ये हवा में है, वो बेटा बिल्कुल एग्जैक्टली फ्री फॉल की कंडीशन है। तो यहां पे कितना वो लोड एक्सपीरियंस कर रहा है जब वो हवा में है, दैट इज 0, क्योंकि ऊपर वाली फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगी। क्लियर है बच्चों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज seen in the frame moving with constant velocity of 10I. ठीक है, the pseudo force acting on an object in a frame. क्लियर है, हमें क्या बताना है बेटा, pseudo force बतानी है फ्रेम की। बेटा यहां पे एक चीज ध्यान दो कि आपको वेलोसिटी क्या दी गई है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, 0। और आपका सीडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सीडो फोर्स कहीं पे भी देखनी हो तो उसका फॉर्मूला तो m मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो सीडो फोर्स भी क्या आ जाएगी बेटा, 0 ही निकल के आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए
अब बेटा यहाँ पे ये डीपीपी का डिस्कशन हमारा खत्म हो जाता है। अब डीपीपी नंबर 7 के जो डाउट्स हैं वो मैं आपके टेक केयर करता हूं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं ब्लैंक स्क्रीन और यहां पे मैं आपको बताता हूं। हम लोग बेटा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। काफी बच्चों का डाउट है और मैं एक बार उनका नाम भी ले लेता हूं जिनका डाउट है। तो स्पेशली दिस इज फॉर यू ओनली, ठीक है। बेटा यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है आपका, दैट इज बेटा यहां पे पहला फर्स्ट वाला समझा रहा हूं आपको। जैसे ये आपका सरफेस है और यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है, तो फ्रिक्शन बेटा कहां आ जाएगा आपका, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ गया, इस डायरेक्शन में क्या आ गया आपका mg sin थीटा, ठीक है। ये एंगल क्या है थीटा, नीचे क्या लग रहा है mg, और ये आ जाएगा क्या आपका mg cos थीटा, और ये एंगल क्या है बेटा थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा नॉर्मल, ठीक है। अब बच्चे ने कहा था, जैसे कौस्तुभ दास ने कहा था कि सर यहां पे एक्सटर्नल फोर्स हमने 0 क्यों ले लिया, ठीक है, और जबकि वहां पे लिखा हुआ है पुश डाउन, ठीक है। अब इसको समझना आप अच्छे से। अगर बेटा यहां पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं F एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू मतलब इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू हुई इतनी कम है कि फ्रिक्शन की वैल्यू इसको ओवरकम कर लेगा, तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा क्या? मतलब ये है जैसे नीचे जाने के लिए बेटा इसका mg sin थीटा वाला जो फैक्टर है वो अपने आप में इतना इनफ मान के हम लोग कर रहे हैं कि अगर ये वैल्यू 0 भी हो तब भी ये ब्लॉक मूव करने लगे। क्लियर है? इसलिए हमने वो कंडीशन लिखी थी F एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब अगर हम ये मान लें कि ये 0 है, ज्यादा है, तब तो वो मूव करा ही देगा एक्सटर्नल फोर्स। हम तो मिनिमम लेके चल रहे हैं ना, तो हम कंडीशन में ये ले रहे हैं कि अगर मान ले कि ये कम से कम 0 है, तब भी बेटा mg sin थीटा की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा mg sin थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन किसके बराबर होगा बेटा, अगर मोशन करेगा तो क्या ये म्यू mg cos थीटा के बराबर होगा। mg से mg कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू। क्लियर है? हम इस कंडीशन पे बात कर रहे थे। समझ में आ रहा है कि अगर एंगल हमारा इससे ज्यादा होगा तो हमारा ये ब्लॉक मूव करने लगेगा। ये मिनिमम कंडीशन बताए। और यही एंगल आप देखो, अगर मैं वर्टिकल देखूं तो बेटा यही तो इसका वर्टिकल होगा। तो हम ये वाले एंगल की बात कर रहे थे और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। मतलब ये वो मिनिमम एंगल मान के चल रहे हैं जब ये ब्लॉक हमारा मोशन करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये बात हो गई कि बेटा एक्स एक्सटर्नल अगर मिनिमम है, अगर एक बार हमने मिनिमम पे चेक कर लिया और मिनिमम पे सही आ गया तो मैक्सिमम तो बेटा कितना भी लगाओ तो वो तो मूव करने लगेगा ही ना। तो हमने यहां पे मिनिमम की कंडीशन चेक करी है। क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल जो था बेटा दैट इज क्वेश्चन नंबर, बेटा जो अगला सवाल था दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बेटा एक ये था कि उसमें जो लिखा था वो सिर्फ कांटेक्ट फोर्स लिखा था। ठीक है, तो अपन ने नॉर्मल ले लिया। अगर वो ऐसा लिखता नेट कांटेक्ट फोर्स, तो हम लोग उसे FC ले लेते, मतलब दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, दोनों फोर्सेस का क्या कॉम्बिनेशन ले लेते। ठीक है, तो मैंने ये मान के किया, चलो अपन एक काम करते हैं नेट कांटेक्ट फोर्स इसको भी मान करके देख लेते हैं कैसे आएगी वैल्यू। रिजल्ट सिमिलर ही रहेगा, आंसर में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। देखो कैसे,
बेटा ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये हमारा मास m है, और ये एंगल क्या ले रहे हो आप, थीटा, और इस थीटा को आप बढ़ाते जा रहे हो। अच्छा, नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगी, mg साइन थीटा, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल n, और पीछे क्या लग रहा है, fc, और आपको ये नेट कांटेक्ट फोर्स सॉरी f है, नेट कांटेक्ट इधर पे क्या आ जाएगा, fc आ जाएगा। क्लियर है। अगर बेटा नेट कांटेक्ट फोर्स fc की बात करें, fc जब हमारा एंगल नॉर्मल की वैल्यू तो किसके बराबर आ जाएगी बेटा, यहां पे mg cos थीटा के बराबर, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा, mg cos थीटा। अगर फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा बेटा, mg sin थीटा के बराबर होगा, जब तक मेरा एंगल थीटा जो है वो कम है tan इनवर्स म्यू से, मतलब एंगल ऑफ रिपोज से कम है जब तक, तो मेरा जो फोर्स रहेगी वो mg sin थीटा के बराबर रहेगी। तो नेट कांटेक्ट फोर्स fc देखूंगा तो वो किसके बराबर होगा बेटा, n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है। तो यहां पे बेटा fc इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n स्क्वायर कितना दिया गया है, दैट इज mg cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस mg sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो fc इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, बेटा mg दोनों में बराबर है तो mg को तो मैं बाहर ले लेता हूं, तो mg मैंने कहां ले लिया, बाहर ले लिया। अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, मतलब fc किसके बराबर आ गया, mg के बराबर। अब एंगल चाहे जितना चेंज करते रहो, कहां से कहां तक, 0 डिग्री से लेकर के कहां तक, एंगल ऑफ रिपोज तक। आपकी फोर्स Fc जो नेट कांटेक्ट फोर्स है वो कैसी रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि जब मेरा एंगल कहां से बेटा, थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू अब ज्यादा हो गई अगर tan इनवर्स ऑफ म्यू से, तो हमारा नॉर्मल तो mg cos थीटा ही रहेगा, पर अब हमारी जो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी दैट इज म्यू mg cos थीटा। पहले क्या थी, साइन थीटा की वैल्यू थी, डब्बा चल ही नहीं रहा था, मोशन कर ही नहीं रहा था। अब tan इनवर्स म्यू से ज्यादा एंगल हो गया, मतलब एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो गया, तब क्या होगा वो मैं बताता हूं। क्लियर है। तो बेटा FC क्या आ जाएगा, नेट कांटेक्ट फोर्स दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ mg cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस म्यू mg cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है। तो FC किसके बराबर आ जाएगा बेटा, क्या यहां पे अंडर रूट के अंदर mg cos थीटा, ठीक है, इसको मैं इसका होल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, और क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस म्यू के बराबर बचेगा, और mg cos थीटा कहां आ जाएगा बेटा, बाहर। तो FC की वैल्यू क्या आ गई, mg cos थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू के बराबर, ये नेट कांटेक्ट फोर्स आ गई। अब बेटा यहां पे mg तो क्या है, कांस्टेंट, और 1 प्लस म्यू भी कैसा है आपका, कांस्टेंट है। तो यहां पे देखो क्या मेरी नेट कांटेक्ट फोर्स FC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अब थीटा की वैल्यू आप देखोगे तो थीटा कैसा फंक्शन है बेटा, 90 तक जाएंगे तो थीटा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है कि नहीं है, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे। तो अब मैं लिख सकता हूं बेटा 0 से लेकर के tan इनवर्स म्यू तक हमारा जो नेट कांटेक्ट फोर्स रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और tan इनवर्स म्यू से लेकर के 90 डिग्री तक हमारा जो नेट कांटेक्ट फोर्स रहेगा वो डिक्रीज करेगा। क्लियर है कि नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी उसका जो रहेगा, आप देख लेना एक बार उसका ऑप्शन क्या दिया गया है, जहां पे दिया गया है कांस्टेंट देन डिक्रीजिंग, तो वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। चलिए
मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये समझ में आ गया होगा, और इसको मैं पुराने वाले वीडियो से मैं रिप्लेस भी कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। सो थैंक यू बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट डीबीटी के डिस्कशन पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।